पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। भरपूर पैदावार लेने के लिए कैसे करें बाजरा की उन्नत खेती। लोबिया की फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीट और उनका नियंत्रण। अच्छी फलत लेने हेतु आंवला की बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्य। उत्तर प्रदेश में बाजरा की खेती खरीफ मौसम में लगभग 92,000 हेक्टेयर में की जाती है, जबकि इसकी औसत उपज लगभग 18 कुंटल प्रति हेक्टेयर ही है। यदि हम इससे कम उपज मिलने के कारणों पर गौर करें तो उसमें प्रमुख है उन्नत किस्मों का चयन ना करना और इसकी खेती वही परंपरागत तरीके से करना। तो हमारे जो भी किसान भाई खरीफ मौसम में बाजरा की खेती करना चाहते हैं वो कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें और इसकी खेती का सही तकनीक क्या है, इस बारे में जानकारी देने के लिए आपके बीच मौजूद हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ के डॉक्टर ए के चौबे। बाजरा जो हमारे मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की एक खरीफ की सबसे प्रमुख फसल है। इस फसल की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले किसी भी फसल में हम बीजों पर ध्यान देते हैं। बाजरे की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ दो तरह की प्रजातियाँ हैं। एक संकर प्रजाति जिसको हाइब्रिड कहते हैं, दूसरी संकुल प्रजाति जिसको कंपोजिट कहते हैं। संकुल प्रजाति की उत्पादकता और उत्पादन क्षमता कम है, तो आमतौर पर जब हम बाजरे की खेती की बात करते हैं तो हम संकर या हाइब्रिड प्रजातियों का ही चयन करते हैं। हाइब्रिड में जो अगर हम बात करें तो जिस तरह से पूसा की कुछ प्रजातियां हैं, जिसमें पूसा 23 है, पूसा 323 है, पूसा 444 है। लेकिन इसके अलावा आप बाज़ार में जाएं तो एक बहुत लंबी श्रृंखला हाइब्रिड बीजों की आपको बहुत सारी कंपनियों को मिलेंगी। तो इसके लिए मैं आपसे किसी कंपनी का नाम न लेते हुए ये निवेदन करूंगा कि जिनकी आपने पिछले साल परफॉर्मेंस देख लिया है कि कौन सी प्रजाति किस कंपनी की ज़्यादा बेहतर कर रही है खेतों पर, क्योंकि हर कंपनी की बीज आपके गांव में लगते होंगे, आपके आसपास लगते होंगे। तो उसी क्रम में आप बीजों का चयन कीजिए। इसमें खास तौर से जो कंपनियां स्थापित हैं उनके बीजों का चयन करते हैं तो मोटे तौर पर आपको नुकसान होने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। बीज का चयन कर लेने के बाद आमतौर पर बाजरे में जितनी भी हमारी प्रजातियां हैं वो लगभग 90 से 100 दिन की हैं। तो और सबकी जो उत्पादन क्षमता है जो कंपनियों के हिसाब से अलग अलग है। लेकिन अगर आपको 2.5 से 3 कुंटल पैदावार देने वाली प्रजाति जो आपके खेत पर पैदावार दे 2.5 से 3 कुंटल प्रति बीघा मिलती है तो बाजरे के लिए वो बहुत अच्छी प्रजाति है। किसी भी फसल की बुआई से पूर्व आपको एक अपने खेत की जुताई, गहरी जुताई करनी होती है जो मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं। फिर आप कल्टीवेटर से करके आप अपने खेत की तैयारी पटेला लगा कर लेते हैं। जहाँ तक उर्वरकों की बात है तो इसमें भी आपको NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का चयन करना चाहिए। तीनों उर्वरकों को डालनी चाहिए और जो मात्रा है वो तत्व के रूप में
80 से 90 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। मोटे तौर पर आप 60 से 65 किलोग्राम एनपीके और 40 से 45 किलोग्राम डीएपी के साथ में 25 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ की दर से अगर आप बुआई के समय डालते हैं तो फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है और लगभग 20% आपका नत्रजन भी इनसे मिल जाता है। तो अगर आप लाइन में बो रहे हैं तो इनको भी बीज के नीचे कुओं में ही डालिए। अगर आप ये संभव नहीं हो पाता है तब आप अपनी इच्छा अनुसार बखेर के डाल सकते हैं, लेकिन उर्वरकों का सदुपयोग खास तौर से खरीफ के मौसम में जो निवेश आप पैसा इस पर लगा रहे हैं उसका फायदा चाहते हैं तो कुओं में बीज के नीचे या कुओं के बगल में डालते हैं, तभी आप उर्वरकों का भरपूर फायदा ले पाते हैं। बोते समय 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, एक बीज की मात्रा और दूसरे कितनी दूरी पर हम बुआई करें। बाजरे की जो बुआई करते हैं अगर कंपोजिट की कर रहे हैं तो आप लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट यानी 45 सेंटीमीटर पर करते हैं, और अगर आप संकर या हाइब्रिड की कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी आप 45 से 50 सेंटीमीटर रखते हैं। पौधे से पौधे की जो दूरी है उस पर आपको ध्यान रखना होता है, लेकिन बुआई के समय इस पर इसलिए ध्यान नहीं रखना है तो इतने बारीक बीज हैं उसमें आप जो दूरी बताई जाएगी उस पर नहीं आप कर पाएंगे। तो बीज पर ध्यान रखिए कि कम से कम 2 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ की दर से आप बुआई के समय डालें। करने से पूर्व एक चीज़ और आपको हम निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप बीज के रूप में लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो शोधित ही होना चाहिए, और अगर आप कंपोजिट प्रजातियां लेते हैं तो उस पर 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। जैसे कुछ बीमारियां हैं, जैसे अर्गट है, कंडुआ है, और एक हरी बाली बन जाती है, गुच्छा बन जाता है छोटी छोटी पत्तियों का, इनका बाद में कोई निदान नहीं है। तो अगर आपका बीज कंपोजिट का है, संकुल प्रजातियों का है जिनको आप साल दर साल बो सकते हैं, तो उस बीज को अगर आपको शक है कि इसमें जो हम बीमारी के लक्षण बताएंगे उसके हिसाब से इसमें कुछ है तो आप अपने बीज को 20% ये नमक के घोल में आप इसको बीज को डाल दीजिए। जो हल्के बीज होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, निकाल करके फेंक दीजिए। जो नीचे बीज बचा है उसको आप 3, 4 या 5 बार साफ पानी से धुल करके तब बुआई कीजिए। तो आप कंडुआ और अर्गट से आप अपनी फसल को कुछ हद तक बचा लेंगे। जो रोगी बीज होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद इसको आप थीरम और बाबिस्टीन, यानी जब बीज का शोधन करते हैं तो थीरम बाबिस्टीन इसलिए कि जो हमारा थीरम है वो बाहर जो कांटेक्ट में आते हैं उन फफूंद को मारता है, और बाबिस्टीन अगर बीज के अंदर कुछ फफूंद रह गए हैं तो उसको मारता है। इसको 2 ग्राम थीरम, 1 ग्राम बाबिस्टीन, 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिश्रण बना करके और बीज को शोधित कर लीजिए। तो बाजरे में लगने वाली अधिकतर बीमारियां आपके खेत से दूर रहेंगी। किसान भाइयों, बाजरे की बुआई का अब उपयुक्त समय आ गया है। आप बाजरे की बुआई 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच अवश्य कर लें और बुआई कतारों में ही करें जिससे फसल से भरपूर उपज लिया जा सके। दूसरी हमारी प्राथमिकता है वो खरपतवार नियंत्रण की है। खरपतवार नियंत्रण में आप बुआई के तुरंत बाद एट्राजिन, जिससे आप परिचित भी होंगे, बहुत लंबे समय से आप इसका प्रयोग करते भी आ रहे हैं, आधा किलोग्राम का पैकेट जो बना रसायन का पैकेट आता है 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है। पानी की मात्रा 200 लीटर से कम न रखिए, क्योंकि ये भी प्री इमरजेंस है, जमाव से पूर्व खरपतवार को नियंत्रित करने वाला है। तो इसका भी काम करने का तरीका बाकी प्री इमरजेंस की तरह से है कि आप इसका छिड़काव खेत में जब आपने बुआई कर ली, पटेला लगा करके बंड वगैरह जो भी करना है सारे काम पूर्ण कर लिए तो उसके बाद आप खरपतवारनाशी का छिड़काव कीजिए। छिड़काव पीछे की तरफ चलते हुए कीजिए, जिससे छिड़काव वाली जगहों पर पैर या किसी और वजह से वो जो परत बनी हुई है, लेयर बनी है, वो टूटे ना। यही लेयर जैसे ही नमी पा करके खरपतवार के बीज अंकुरित होते हैं उनको वो इस परत के संपर्क में आते ही उसको मार देती है। तो आप दोनों तरह की बाजरा, चाहे वो संकुल है या संकर है, हाइब्रिड है या कंपोजिट है, उन दोनों पर खरपतवारों से आप अपनी फसल को लगभग 1 महीने तक सुरक्षित बना लेते हैं।
1 महीने में आपकी फसल घुटने की ऊंचाई के आसपास आने को होती है। तो उसके बाद अगर खरपतवार निकलते भी हैं तो उनका जो कंपटीशन फसल से होता है वो बहुत कम होता है, वो बहुत ज़्यादा आपकी फसल पर प्रभाव उत्पादन पर नहीं डाल पाते हैं। इसके बाद बुआई हो गई, तो एक चीज़ जो बुआई यानी 1 महीने के अंदर जो करने की होती है वो है कि आप अपनी फसल का बिरलीकरण, जो हमने बीज के समय आपसे बोला था कि लाइन से लाइन की दूरी आप संकर के लिए 50 सेंटीमीटर रखिए और संकुल के लिए 45 सेंटीमीटर, लेकिन पौधे से पौधे की दूरी जो उस समय नहीं आप मेंटेन कर सकते उसको इस समय कर लीजिए। बारिश का मौसम है, बूंदाबांदी या बारिश होती रहती है, इसी समय आप पौध से पौध की दूरी अगर संकर प्रजाति है तो लगभग 20 सेंटीमीटर कर लीजिए। जहाँ पर पौधा नहीं है वहाँ पर गाड़ दीजिए और जहाँ ज़्यादा हैं उनको निकाल करके आप चारे में प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि पौध संख्या किसी भी फसल में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पौध संख्या कम रह गई तो आपको नंबर ऑफ जो बालियों की संख्या मिलनी चाहिए वो कम मिलेगी, तो पैदावार कम होगी। 1 महीने के आसपास आप पहली बार यूरिया का प्रयोग कर दीजिए। यूरिया 30 किलोग्राम को आप जैसे ही गोभ में बाली आती है, आपको लगता है कि हाँ अब बाली निकलने का समय आ गया है, उसी समय आप उस 20 से 25 या 35 जो भी आपकी मात्रा बची हुई है उसको आप डाल दीजिए। हमारे क्षेत्र में बाजरे का बहुत बड़ा एरिया है, तो आप बाजरे को भी कम लागत में एक लाभकारी फसल के रूप में आप इसकी खेती कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ पे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के किसान भाई लोबिया की खेती इस समय सब्जी और दाल दोनों के लिए करते हैं, और जिन किसान भाइयों ने इसकी बुआई समय से की थी उनकी फसल में इस समय कई तरह के कीटों का प्रकोप भी देखने में आ रहा है। लेकिन हमारे कुछ किसान भाइयों को इन कीटों की सही तरह से पहचान ना होने के कारण वो इन पर समय से नियंत्रण नहीं पा पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी फसल की बढ़वार तो बाधित होती ही है। परिणाम स्वरूप उन्हें आगे चलकर कम उपज से ही संतुष्ट होना पड़ता है। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए किसान भाई इन कीटों को पहचान कर कैसे करें उनका नियंत्रण, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं एक सब्जी विशेषज्ञ। किसान भाइयों, इस वक्त ये लोबिया की फसल जो कि आप लोग विभिन्न प्रयोग के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे कि इसका प्रयोग हम लोग हरे चारे के लिए, दाने के लिए, हरी खाद के लिए एवं इत्यादि के प्रयोग किया जाता है। ये लोबिया की जो फसल होती है ये बहुत पौष्टिक होती है। इसमें कम से कम 20 से 30% तक प्रोटीन होता है। साथ ही साथ इसमें कुछ कीटों का प्रकोप बहुत अधिक रहता है। ये कीड़े लोबिया की फसल की उत्पादकता को कम कर देते हैं। लोबिया की फसलें इस समय 1 से लेकर 1.5 महीने की विभिन्न अवस्थाओं पर होगी। तो जैसा कि इस समय कभी बादल आ रहे हैं, कभी तेज धूप हो रही है, तो कभी बारिश हो रही है। ऐसे में लोबिया ही नहीं, सभी सब्जी वाली फसलों में कीटों का प्रकोप अधिक हो रहा है। परंतु लोबिया की फसल अन्य फसलों की तुलना में कीटों से अधिक प्रभावित हो रही है। तो इस फसल में लगने वाले कीटों की पहचान और इनके नियंत्रण के लिए क्या करना है, आइए विस्तार से जानते हैं। किसान भाइयों, इनमें से जो मुख्य कीड़ा है वो एक सफ़ेद मक्खी होती है। ये सफ़ेद मक्खी पत्तियों में रस चूर करके फफोले सा बना देती है, और इसके अलावा ये सफ़ेद मक्खी बहुत सारे विषाणु जनित रोगों को भी फैलाती है। एक तरह से यह विषाणु जनित रोगों का वाहक होती है। तो इस सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण करना आवश्यक है, क्योंकि इसकी फसल में लगभग 30 से 40% तक हमारी हानि पहुंचती है। इसलिए किसान भाइयों, इसके कीट नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति 10 लीटर पानी में प्रयोग करके छिड़काव करना चाहिए। इसका छिड़काव शुरुआत अवस्था में लगभग 21 दिन की जब फसल आपकी हो जाए
तब आप करें और उसके तुरंत 15 दिन के बाद उसका दूसरा छिड़काव कर देना चाहिए। किसान भाइयों, इसके अलावा जब फूल निकलते समय इसमें बहुत सारे कीड़े आपने देखे होंगे जो कि फूलों के रस चूसते हैं और फूलों को गिरा देते हैं। इनको हम लोग थ्रिप्स कहते हैं। ये बहुत छोटे से काले रंग के होते हैं। इन थ्रिप्स का भी नियंत्रण करना आवश्यक है। इन थ्रिप्स के नियंत्रण करने के लिए हमारे पास थियाक्लोप्रिड नामक रसायन की दवा का आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ में किसान भाइयों, बहुत सारी पत्तियों में लगने वाले हमारे कीड़े होते हैं जो कि पत्तियों में कंकाल को ही छोड़ते हैं, उसके हरे भाग को सारा खा जाते हैं। पत्तियों में प्रकोप होने पर इस काश संश्लेषण की विधि को बाधित करते हैं, जिससे कि बाद में उपज कम हो जाती है। इनमें से मुख्य है तंबाकू की इल्ली, जो कि भूरे रंग की होती है। ये तंबाकू की इल्ली भूरे रंग की शुरुआत की अवस्था में मादाएं जो होती हैं, ये लगभग पत्ती की निचली सतह पे अंडे समूह में देती हैं और इसके बाद इसमें से छोटी छोटी सूढ़ियाँ निकलती हैं जो समूह में एक साथ खाती हैं और कुछ दिनों के बाद फिर ये सूढ़ियाँ बड़ी होने के बाद पूरे खेत में फैल जाती हैं और पत्तियों के हरे भाग को खाती रहती हैं। इस कीड़े का नियंत्रण का सबसे प्रभावशाली तरीका यह है कि समूह में होने पर इनकी पत्तियों को, जिसमें पत्तियों में ये शुरुआत की अवस्था में होती हैं, तोड़ करके उनको कहीं पे गाड़ देना चाहिए या नष्ट कर देना चाहिए। इससे आप एक साथ कम से कम 200 से 300 सूढ़ियों को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा आप खेत में जैविक नियंत्रण के लिए बोवेरिया बेसियाना नामक रसायन, जो कि कवक है, ये कीड़ों में रोग पैदा करता है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अधिक प्रकोप हो जाए तो हमें कीटनाशक रसायनों का, जिसमें कि एमामेक्टिन बेंजोएट की 0.5 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से प्रयोग करें। इसके अलावा एक हमारे पास जो कीड़े होते हैं, जब फलियां हमारी लगती हैं तो इन फलियों में भी कुछ सारे कीड़ों का प्रकोप हो जाता है। ये फलियां में 2-3 तरह के कीड़े इसमें प्रकोप करते हैं। इसमें से चना का फली बेधक होता है, मरुका बेधक होते हैं, 2-3 तरह के बेधक होते हैं जो हमारी की लोबिया की फसल की फलियों में नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए सबसे पहले कीटनाशक रसायन के प्रयोग करने के साथ साथ हम यहाँ पे एनपीवी विषाणु जनित दवाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये विषाणु जनित जो दवा होती है, ये जैविक दवा होती है। इसका प्रयोग करने से ये कीड़ों में रोग फैलता है, जिससे कि इसका नियंत्रण हो सकता है। इसके अलावा हम लोग फेरोमोन प्रपंच का भी प्रयोग करके कीड़े की जानकारी ले सकते हैं और अधिक प्रकोप होने पर इसके कीट नियंत्रण के लिए कीटनाशक रसायनों का प्रयोग करें। इन कीटनाशक रसायनों में जैसे कि प्रोफेनोफॉस नामक रसायन है, इसकी 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके अलावा किसान भाई यदि जैविक नियंत्रण में लोबिया का उत्पादन करना चाहते हैं तो इसके लिए नीम आधारित रसायन का भी प्रयोग कर सकते हैं। नीम आधारित रसायन का जब फूल आने की अवस्था के समय 5% का घोल बना करके इसका 2 बार छिड़काव करने से इस कीड़े का नियंत्रण किया जा सकता है। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। आंवला के बाग हमारे राज्य के सभी भागों में आमतौर पर देखे जा सकते हैं, लेकिन किसान भाई इन आंवले के पौधों को लगाकर यूं ही छोड़ देते हैं और वो इन बागों में किए जाने वाले कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, जिससे किसानों को इन पौधों से बहुत ही कम फलों की प्राप्ति होती है। तो बागवान भाइयों, आप आंवला के बाग से गुणवत्ता युक्त फलों का अधिक उत्पादन लेने के लिए अभी कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक बागवानी विशेषज्ञ NK गुप्ता। जैसा कि आपको मालूम है कि आंवले में अपने नया फुटान हो गया है। अब हमको आंवले का अगर अपन बगीचे में देखें तो बगीचे में हम लोगों को क्या करना चाहिए।
आप देख रहे हो किसान भाइयों, हमारे बगीचे को अगर अपन साफ सूफ करके रखे, उसकी थावलों की अगर अपन अच्छी तरह से सफाई करके रखे, तो उसमें मानसून का बरसात का पानी भी अच्छा सा इकट्ठा होगा और अपन खरपतवार को इस तरह से नियंत्रण करके और एक अच्छा सा थावला बना सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि प्रदेश में मानसून आ गया है और राज्य के कई हिस्सों में अच्छी वर्षा भी हो रही है तथा जहां पर वर्षा हो रही है इन क्षेत्रों में आंवला के बागों में थावले बनाएं ताकि वर्षा का पानी इन थावलों में इकट्ठा हो सके, जिसके कारण से जो आंवलों में हमारे जो अप्रैल के अंदर जो हमारे फल सेट हुए हैं और बरसात आने के पश्चात जो हमारे फल बनने की प्रक्रिया आंवलों में शुरू हो जाती है, तो जब बरसात का पानी मिलता है तो वो पानी हमारे पौधों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। और जब अपन बरसात में जो खाद देंगे वो सब देंगे, वो अगर हमारा पूरा थावला अच्छी तरह से मेंटेन रहेगा, अच्छी तरह से विकसित रहेगा, अच्छी तरह से पूरी तरह से रहेगा, तो हम अच्छी तरह से आंवले के पौधों को विकसित कर सकते हैं। आंवला के बाग में समय समय पर खरपतवारों को निकालते रहें ताकि पौधों को उचित मात्रा में पोषक तत्वों की प्राप्ति हो सके और पौधों की अच्छी बढ़वार होने से अधिक फलों का उत्पादन हो सके। आप देख रहे हो कि इस तरह से अगर अपन ये जो आंवले के थावले में ये जो चारों तरफ जो घास वो है ये लगी हुई है, उस घास को हम हटा के और एक अच्छा सा थावला बना देते हैं ताकि अपन ये बरसात पे रही और पानी भी अपन जो अपन सिंचाई का पानी देते हैं वो सिंचाई का पानी सीधे पौधे को उपयोग हो। नहीं तो ये जो अपना जो खरपतवार है, ये खरपतवार अनावश्यक रूप से खाद और पानी को उपयोग में लेके और कई तरह की हमारे पास में जो पौधों की रुकावट भी डाल सकती है और बीमारियों को भी पनपा सकती है। इस तरह से हम पूर्व हमारे इन थावलों की सफाई करके रखेंगे तो हम आंवले में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये इस विधि से अपन जो पलावन विधि से है कि पहले तो अपन ने बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली से बगीचों में अगर अपन खेती करें तो पहला सिंचाई प्रणाली लें बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, और सिंचाई के पानी को लंबे समय तक संरक्षित रखना है, यानी अपन को नमी को संरक्षित रखना है, तो उसके लिए अपन सूखे पत्ते वाले हमारे बगीचे में जितने भी सूखे पत्ते हैं वो अपन थावलों में बिछाकर पलावन के रूप में काम में ले सकते हैं, जिसको अपन मल्चिंग भी कहते हैं, मल्चिंग के रूप में काम में ले सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा, नमी संरक्षित होगी, पौधों में नमी बनी रहेगी, फल का विकास अच्छा होगा और अच्छा उत्पादन होगा और अच्छे उत्पादन से हमको अच्छी आय प्राप्त हो सकती है। आंवला के बाग में कीटों की बात करें तो छाल भक्षक कीट का प्रकोप मुख्य रूप से देखा जाता है, जो कि पौधों की छाल को अंदर ही अंदर खाकर सुरंग करता रहता है, जिसके कारण पौधे कमजोर हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इस छाल भक्षक कीट का समय पर नियंत्रण करें। तो इसके लिए मैलाथियान 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें तथा साथ ही सुरंग को साफ करके किसी पिचकारी की सहायता से 3 से 5 मिलीलीटर मिट्टी का तेल प्रति सुरंग डालें या फाहा बनाकर सुरंग के अंदर रखें एवं बाद में ऊपर से सुरंग को गीली मिट्टी से बंद कर दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है द्वा। जिला उन्नाव के कृषक प्रतीक कुमार ने यह ट्रैक्टर और पंप सेट की देखरेख के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रतीक कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान अपने खेत में ट्रैक्टर लेकर के जाता है और कहीं उसको पानी पीने की जरूरत पड़ी तो वो चलते चलते ही ट्रैक्टर को खड़ा करके और पानी पीने के लिए चला जाता है और पानी पीने लगता है। तो कृपया किसानों से मेरा अनुरोध है कि ऐसा ना करें, ट्रैक्टर को बंद कर दें, उसके बाद में पानी पी करके दोबारा ट्रैक्टर चलाएं। उससे जो है काफ़ी प्रभाव पड़ता है। कम से कम 1 घंटे में 1 लीटर डीजल की खपत हो सकती है और हमारी जो मशीनरी चल रही है उसका रिसाव भी कम हो सकता है। दूसरा और हम क्या उस पर ध्यान रखेंगे, ट्रैक्टर को चलाने से पहले हमें देखते रहना चाहिए कहीं हमारा तेल लीक तो नहीं हो रहा है मशीनरी में से। अगर 1 सेकंड में तेल अगर ड्रॉप होता है, नीचे गिरता है, तो ये समझ लिए 1 साल में हमने 2000 लीटर तेल उससे बचा सकते हैं हम। इसके अलावा हमारे किसान भाई ट्रैक्टर या इससे जुड़े सभी यंत्रों की आप अच्छी तरह से सफाई कर लें और पहियों के नट बोल्टों को आप अच्छी तरह से कस लें तथा कैंक केश में तेल की तल की जांच कर लें। इसके अलावा आप प्रत्येक दिन रेडिएटर में पानी के तल की भी जांच कर लें
और प्रतिदिन कार्य के पश्चात ईंधन की टंकी में ईंधन ऊपर तक भर दें। इसी प्रकार से हमें ट्रैक्टर द्वारा 60 से 70 घंटे काम के बाद ट्रैक्टर की मरम्मत करनी चाहिए, जिसमें आप लुब्रिकेशन तेल फिल्टर को खोलकर साफ कर लें तथा पंखे के बेल्ट अगर ढीले हों तो उसे कस लें। एयर क्लीनर में तेल की जांच कर लें। तेल अगर गंदा हो गया हो तो उसे बदल दें। ट्रैक्टर के पहियों की जांच कर लें। साथ ही साथ ठंडा होने पर इंजन की पंखुड़ियों को हवा द्वारा साफ कर लें। उसी प्रकार से ट्रांसमीटर में तेल का तल कम हो तो उसे पूरा कर लें। ग्रीस होने वाले भागों में ग्रीस लगा दें। ये बहुत ही आवश्यक है। कभी भी ठंडा कूलिंग लिक्विड गर्म इंजन में ना डालें। इलेक्ट्रिकल सिस्टम के जांच में क्रम से हमेशा बैटरी को समतल रखें और गर्म पानी की सहायता से बैटरी टर्मिनल पर जमे पाउडर को साफ करें। बैटरी टर्मिनल को जंग से बचाने के लिए वैसलीन का प्रयोग करें। कार्य समाप्त हो जाने के पश्चात तुरंत टंकी में ईंधन को भरें और जब भी आपके ट्रैक्टर में किसी तरह की समस्या आती है तो आप मैकेनिक को जरूर दिखाएं। और अब रही बात उसको ये पंपिंग सेट चलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें मोटे वाले पाइप का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि पानी हमें 4 इंची है तो 5 इंची हम पाइप रखते हैं तो उस पर इंजन पर लोड कम पड़ेगा और पानी हमारा आसानी से निकल जाएगा। पंपिंग सेट में एक और ध्यान रखना चाहिए, पाइप में ज़्यादा बेंड नहीं होने चाहिए। जैसे एल्बो टाइप के बेंड हम ज़्यादा कर देते हैं, उससे क्या होता है पंप पे ज़्यादा लोड पड़ता है, उससे डीजल की मात्रा ज़्यादा खपत होती है। उसको हम उसके ज़रिए से उसको बचा सकते हैं। पाइप जो हम लेते हैं लोहे के पाइप यूज ना करके पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करें। पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करेंगे तो पानी हमारा सीधे से बहुत आसानी से जाएगा, पानी भी जल्दी खेत में पहुंचेगा और हमारे पंपिंग सेट पर भी उसका लोड कम पड़ेगा, जिससे डीजल की मात्रा का कम खपत होगी। तीसरा और क्या है, अपने पंपिंग सेट को 10 फीट की ऊंचाई से ज़्यादा ना रखें। अगर उसे ज़्यादा नीचे तक हम रखते हैं तो इंजन पर ज़्यादा जोर पड़ेगा। अगर वहाँ जल स्तर ज़्यादा नीचा है तो डीजल की मात्रा ज़्यादा खपत होगी, उसका विशेष ध्यान रखें। और उसमें लुब्रिकेशन, जहाँ हमारा पंपिंग सेट चलता है उसमें लुब्रिकेशन जैसे मोबिलाल डला होना चाहिए, लुब्रिकेट होना चाहिए, जिससे वो आसानी से ढुलक सके और पंपिंग सेट पे कम लोड पड़े। इसके अलावा जो आप डीजल उपयोग करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और उसमें कभी भी दूसरा पदार्थ जैसे केरोसिन इत्यादि है तो उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि इसके प्रयोग से पानी के निकास पर विपरीत अंतर पड़ता है और पंप की कार्य करने की अवधि कम हो जाती है। इसीलिए आप मिलावट कदापि न करें और पंप में डीजल हमेशा छान कर डालें। और तीसरा क्या है, अगर पंपिंग सेट ज़्यादा धुआं दे रहा है तो उसका भी हमें तुरंत ध्यान देना चाहिए। हमें तुरंत उसको बंद करना चाहिए और देखना चाहिए ये धुआं क्यों दे रहा है। तो अगर धुआं ज़्यादा दे रहा है तो नेचुरल सी बात है कि उस पर जो है लोड ज़्यादा पड़ रहा है और लोड पड़ने की वजह से तो वो धुआं दे रहा है, तो उसको बंद कर देना चाहिए और मिस्त्री को दिखा करके उसकी सर्विस करवा देनी चाहिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, annadatta.up@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अच्छी उपज के लिए धान की फसल में कैसे करें समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु दुधारू पशुओं के आहार प्रबंधन पर जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।